हेलो व्यूवर, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन की इम्यूनोलॉजी की सीरीज़ में वेलकम्स टू ऑल ऑफ़ यू। तो माय फर्स्ट क्वेश्चन इज़ फैगोसाइटोसिस इज़, तो इसका ऑप्शन है कैरीड आउट बाय एडाप्टिव इम्यून सिस्टम। इट इज़ रॉन्ग बिकॉज एडाप्टिव इम्यून सिस्टम का जो पार्ट होता है वो बी सेल और टी सेल होता है। इट इज़ रिस्ट्रिक्टेड टू मैक्रोफेजेस। फैगोसाइटोसिस कह रहा है कि रिस्ट्रिक्टेड है, मैक्रोफेजेस ही केवल करेंगे, तो नहीं। मैक्रोफेजेस एंड डेंड्राइटिक सेल बोथ आर डूइंग फैगोसाइटोसिस, सो द बी ऑप्शन इज़ नॉट करेक्ट। द डी ऑप्शन इज़ रिजल्ट इन डिवीज़न ऑफ सेल, तो नहीं, फैगोसाइटोसिस किसी सेल डिवीज़न का पार्ट नहीं है, सो द राइट आंसर इज़ सी। इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू बैक्टीरियल जो है बैक्टीरियल इन्फेक्शन, तो द राइट आंसर इज़ सी। सेकेंड है मैक्रोफेजेस सर्कुलेट इन ब्लड स्ट्रीम। मैक्रोफेजेस ब्लड स्ट्रीम में सर्कुलेट करते हैं, नहीं, ये जो है हमारे टिश्यू में इम्बेडेड धसे हुए रहते हैं, हमारे टिश्यू में, जहाँ पे हमारा जो है लिम्फेटिक जो लिम्फ है वो भी हमारा वहाँ पे, और टिश्यू का फ्लूइड वहाँ भरा रहता है, तो वहीं पे मैक्रोफेजेस टिश्यू में इम्बेडेड रहते हैं। तो सी ऑप्शन है हैव रिसेप्टर फॉर आईजीएम, नो। इम्यूनोग्लोब्यूलिन का रिसेप्टर केवल बी सेल के ऊपर होता है, तो द सी ऑप्शन इज़ रॉन्ग। डी ऑप्शन है आर द मेन इम्यून सेल फॉर डीलिंग वायरसेस, नहीं, ये मैक्रोफेजेस हमारा मेन इम्यून सेल नहीं है जो वायरस से जो है वो करे, वायरस के साथ इन जो है अटैच हो, नहीं। तो द बी ऑप्शन इज़ राइट, प्रोड्यूस नाइट्रिक ऑक्साइड। तो ये नाइट्रिक ऑक्साइड हमारा पैटर्न रिकॉग्निशन के अंतर्गत आता है। पैटर्न रिकॉग्निशन पे फर्दर हम वीडियो बनाएंगे। तो उसमें क्या होता है कि जैसे पैटर्न रिकॉग्निशन के अंदर बहुत सारी सेल्स के से साइटोकाइंस रिलीज़ होते हैं, इंटरल्यूकिन्स रिलीज़ होते हैं, नाइट्रिक ऑक्साइड रिलीज़ होता है, तो ये अदर सेल को मैसेज देते हैं। मैसेज ये एक मैसेंजर की तरह काम करते हैं। जैसे हमें आपको कोई मैसेज देना होगा तो पर्टिकुलर हम आपका फ़ोन नंबर मेरे पास होना चाहिए, तो सेम एज़ ये सेल्स से इंटरल्यूकिन, साइटोकाइंस, ये सब निकलना, नाइट्रिक ऑक्साइड, ये एक मैसेंजर की तरह काम करता है। तो द थर्ड क्वेश्चन इज मॉलिक्यूल डायरेक्टली इन्वॉल्व इन एनके सेल मेडिएटेड किलिंग। तो एनके सेल मेडिएटेड किलिंग नेचुरल किलर सेल काम करते हैं, तो द राइट आंसर इज बी, ग्रैंजाइम ए एंड बी, क्योंकि मैंने आपको एनके सेल वाले वीडियो में पढ़ाया है कि जो एनके सेल होती हैं उनसे दो तरह के जो है एंजाइम रिलीज़ होते हैं, परफोरिन एंड ग्रैंजाइम। परफोरिन पोर करते हैं, पोर सेल वॉल में पोर कर देते हैं, और सेल वॉल में पोर करने के बाद जो ग्रैंजाइम होता है वो सेल्स के अंदर जो है घुस जाता है और माइटोकॉन्ड्रिया को किल कर देता है। तो द एनके सेल जो है का राइट आंसर है ग्रैंजाइम ए एंड बी। द नेक्स्ट फोर्थ क्वेश्चन इज़ टीयर कंटेन। तो टीयर्स में हमारे जो ये आंसू में वो IgA भी होता है, IgG भी होता है और लाइसोजाइम भी होता है, तो द राइट आंसर इज़ ऑल ऑफ द एबव। क्वेश्चन नंबर 5, डेंड्राइटिक सेल आर द करेक्टराइज्ड बाई, तो डेंड्राइटिक सेल की करेक्टरिस्टिक है, तो एक्सप्रेशन ऑफ CD3, नो। एक्सप्रेशन ऑफ IgM मॉलिक्यूल, तो मैंने आपको बताया कि इम्यूनोग्लोबुलिन मॉलिक्यूल बी सेल की करेक्टरिस्टिक होती है। तो देयर एबिलिटी टू रिलीज़ हिस्टामाइन, बिल्कुल नहीं, क्योंकि हिस्टामाइन का जो रिलीज़ होता है वो मास्ट सेल और बेसोफिल सेल से होता है, तो द राइट आंसर इज़ डी, देयर जो है इंटरफेस बिटवीन द इनैट एंड एडाप्टिव इम्यून सिस्टम, क्योंकि डेंड्राइटिक सेल एंटीजन परसिस्टिंग सेल का काम करते हैं, और एंटीजन परसिस्टिंग सेल का काम करने की वजह से जब ये एंटीजन को अपने ऊपर परसिस्ट करेंगे तो हमारा एडाप्टिव इम्यून सिस्टम रेडी हो जाएगा, तो द राइट आंसर इज़ डी। 6 क्वेश्चन है ऑप्सोनिन्स इंक्लूड। तो ऑप्सोनिन्स प्रोटीन होती हैं। ऑप्सोनाइजेशन का मतलब होता है कि बहुत सारी प्रोटीन या एंटीबॉडी जा करके किसी पर्टिकुलर जो वायरस या बैक्टीरिया माइक्रो ऑर्गेनिज्म बॉडी में आया है, जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म बॉडी में आया है उसके चारों तरफ ये अरेंज हो जाएंगी ये प्रोटीन, तो सी जो कॉम्प्लीमेंट प्रोटीन होती हैं वो भी ऑप्सोनिन का काम करती हैं, और जो एंटीबॉडी का FC रीजन होता है हमारा कांस्टेंट रीजन, वो जा करके इनसे बाइंड होता है, तो जिससे फिर एंटीबॉडी मेडिएटेड इम्यून रिस्पॉन्स जो है होता है। तो हमारा इसमें ये दोनों ही आंसर सही होना चाहिए, जो है C9 एंड C3B, क्योंकि ये दोनों कॉम्प्लीमेंट प्रोटीन हैं।
तो द 7th क्वेश्चन इज कंट्रोल ऑफ द एडाप्टिव कॉम्प्लीमेंट कंपोनेंट। तो आपका एक्टिवेटेड कॉम्प्लीमेंट कंपोनेंट रिजल्ट्स। तो जो हमारा एक्टिवेटेड जो कॉम्प्लीमेंट कंट्रोल है उसको कंट्रोल कैसे किया जाएगा, तो ये किया जाएगा इन स्टेबिलिटी एंड इन एक्टिवेशन ऑफ द फॉलोइंग कंपोनेंट्स। इस द राइट आंसर इज सी, क्योंकि अब आपको जो है कंट्रोल करना है जो है कॉम्प्लीमेंट सिस्टम को, तो एग्लूटिनाइजेशन को भी बंद करना पड़ेगा। इट मीन्स कि जो हमारा बैक्टीरिया या वायरस है वो ख़त्म हो चुका है, तो हमें उसको इनएक्टिव करना पड़ेगा, फैगोसाइटोसिस को इनएक्टिव करना पड़ेगा और जो है एग्लूटिनाइजेशन को कम करना पड़ेगा। तो द राइट आंसर इज सी। क्वेश्चन नंबर 8, बोथ मास्ट सेल एंड बेसोफिल सेल क्या करती हैं मास्ट सेल और बेसोफिल सेल, तो रिलीज हिस्टामाइंस। तो प्रीवियसली मैंने ये बता दिया आपको कि ये हिस्टामाइन का रिलीज़ करती हैं और हिस्टामाइन जा कर के फिर इन्फ्लामेशन हमारी बॉडी में कॉज करता है, वो फर्दर इम्यून सेल को एक्टिवेट करता है। देन द 9th क्वेश्चन इज एक्टिवेशन ऑफ अल्टरनेट पाथवे इन्वॉल्व्स। तो यहाँ पे अल्टरनेट पाथवे का मतलब हमारा कॉम्प्लीमेंट सिस्टम पाथवे से है। जिसको अभी भी ये समझ में ना आया हो प्लीज़ वो कॉम्प्लीमेंट वाला वीडियो देख लें। तो एक्टिवेशन ऑफ अल्टरनेट पाथवे, तो ये अल्टरनेट पाथवे है का जो हमारा मीडिएटर हमेशा होता है, चाहे वो दो हर तरह के पाथवे का, वो C3 होता है। तो द राइट आंसर इज बी, C3। Now the 10th question is helper T cell are distinguished from cytotoxic T cell। बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि टी सेल में हेल्पर टी सेल और साइटोटॉक्सिक टी सेल का में अंतर होगा। तो हेल्पर टी सेल के ऊपर जो है CD4 मार्कर पाए जाते हैं। तो द राइट आंसर इज बी, CD4। 11th क्वेश्चन है टी सेल इन लिम्फ नोड्स। टी सेल लिम्फ नोड में ऑकर प्रीडोमिनेंटली इन मेडुलर रीजन, नहीं ये टिश्यू में तो होते ही होते हैं लेकिन प्रीडोमिनेंटली नहीं होते हैं कि बिल्कुल वहीं पे ही हों, ये हमारे लिम्फ नोड्स में भी जो है घूमते रहते हैं। आर ओनली साइटोटॉक्सिक टाइप, नहीं टी सेल साइटोटॉक्सिक भी होते हैं, हेल्पर भी होते हैं और किलर भी होते हैं। आर फैगोसाइटोसिस करेंगे ये, नहीं ऐसा नहीं है। फैगोसाइटोसिस सेल के लिए हमारे पास जो है मैक्रोफेजेस, डेंड्राइटिक, ये सारी सेल्स हैं। तो आर एब्सेंट इन डी जॉर्ज सिंड्रोम। द राइट आंसर इज डी, डी जॉर्ज सिंड्रोम एक ऐसा सिंड्रोम होता है जिसमें टी सेल जो है लिम्फ नोड्स में हमारे एब्सेंट हो जाएं। द 12th क्वेश्चन इज लिम्फोसाइट ऑफ द म्यूकोसल इम्यून सिस्टम। तो म्यूकोसल इम्यून सिस्टम के लिए कह रहा है, तो आर नॉर्मली प्राइम्ड इन द लैमिना ऑफ प्रॉपर्टी ऑफ इंटेस्टाइन, या इसका होगा जो है, तो इसमें देखिए डी ऑप्शन तो बिल्कुल भी नहीं होगा क्योंकि हमारा जो है वो इससे नहीं लेना देना है कोई। IgG, क्योंकि मैंने आपको बताया कि IgG जो है वो बी लिम्फोसाइट से, तो ये लिम्फोसाइट ऑफ म्यूकोसल इम्यून सिस्टम। द राइट आंसर इज बी, क्योंकि होमो मेनली टू म्यूकोसल साइट नॉट सिस्टमेटिक लिम्फॉइड ऑर्गन। तो ये जो है हमारा म्यूकोसल इम्यून सिस्टम कोई लिम्फॉइड ऑर्गन का हिस्सा नहीं है। द 13th क्वेश्चन इज़ न्यू बॉर्न। तो न्यू बॉर्न जो है रिसीव करते हैं IgM, नहीं IgM रिसीव नहीं करते हैं। हैव फ्यू लिम्फोसाइट इन देयर सर्कुलेशन, ऐसा नहीं है कि उनके पास बहुत कम लिम्फोसाइट सर्कुलेशन में हो। डी ऑप्शन है रिस्पॉन्ड टू एंटीजन एज वेल एज एडल्ट, नहीं, तो बिल्कुल स्टार्टिंग में बच्चे जो है एडल्ट की तरह रिस्पॉन्स नहीं करते हैं, जबकि मदर से उनको जो है, तो इसका द राइट आंसर इज बी, मदर से उनको IgG मिलता है। तो 14th क्वेश्चन है बी सेल आर डिस्टिंग्विश्ड फ्रॉम टी सेल। तो बी सेल टी सेल से डिस्टिंग्विश्ड होता है सरफेस IgG की वजह से। सरफेस, तो द राइट आंसर इज सी, सरफेस IG, सरफेस इम्यूनोग्लोबुलिन। बी सेल के ऊपर हमेशा सरफेस में इम्यूनोग्लोबुलिन वाई शेप्ड में लगा होता है, जिससे बी सेल किसी भी एंटीजन का पहचान करते हैं। The 15th question is all of the following are true about the development of blood cell except। तो ब्लड सेल के डेवलपमेंट के लिए सब सही हैं केवल एक को छोड़ करके। तो इसमें साइटोकाइंस का रिक्वायरमेंट होता है, बिल्कुल साइटोकाइंस जा करके हमारे ब्लड सेल को बहुत ज़्यादा मात्रा में बनने के लिए जो है प्रेरित करती हैं। अगला को है कि इंटरल्यूकिन 7, जी बिल्कुल इंटरल्यूकिन 7 से ही टी सेल का डेवलपमेंट होता है। तो इसमें से सी वाला ऑप्शन को छोड़ करके बाकी
बाकी सब सही हैं, क्योंकि बी सेल टेक जो है बोन मैरो में ही डेवलप्ड होता है। मैक्रोफेजेस स्टिमुलेटिंग फैक्टर ग्रेन्युलोसाइट के डेवलपमेंट के लिए जो है ज़रूरी नहीं है। अगला क्वेश्चन है 16 IgE। तो IgE IgG से डिफरेंट होता है। तो जितनी भी हमारी ये इम्यूनोग्लोबिन होते हैं वाई शेप के होते हैं। तो IgE और IgG में H जो हैवी चेन है वहाँ पे डिफरेंस होता है। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज 17 एलोटाइप्स आर। तो एलोटाइप आर इसका राइट आंसर इज इसमें होगा एंटीजन डिटर्मिनेंट्स विथ सेग्रीगेट विद इन ए स्पीसीज। तो देखिए एलोटाइप का मतलब होता है स्टूडेंट कि वेरिएशन इन द जीन। तो पहला ऑप्शन इसका सही है, ऑप्शन ए, एंटीजन डिटर्मिनेंट्स विच सेग्रीगेट विद इन स्पीसीज। अब जैसे मैं होमो सैपियंस हूँ, आप हैं, मेरे और आपकी बॉडी की हमारा एंटीबॉडी होगा, उसके एंटीबॉडी में जो हमारा एंटीजेनिक डिटर्मिनेंट होगा, ये सपोज ये वाई शेप में है, तो इसका जो आगे वाला रीजन होता है ये एंटीजेनिक डिटर्मिनेंट रीजन होता है, जिसको हम लोग वेरिएबल लाइट चेन में वेरिएबल रीजन बोलते हैं। तो ये हमारी एक विद इन सिंगल स्पीसीज के अंदर ही ये लाखों करोड़ों वेरिएबल फॉर्म में पाए जाते हैं, इसी को एलोटाइप कहा जाता है। तो द राइट आंसर इज ए। 18th है द क्वेश्चन नंबर 18 IG हैवी चेन्स आर। तो IG का जो हैवी चैन है एक्सप्रेस्ड बाय टी सेल, नहीं, ये तो डी वाला ऑप्शन बिल्कुल नहीं होगा, क्योंकि मैंने आपको बताया कि ये केवल बी सेल से ही जो है एक्सप्रेस्ड होता है। तो इसमें ग्लाइकोसाइलेटेड नहीं होता है, नॉट इम्पोर्टेड टू बाइंडिंग टू एंटीजन। तो हैवी चैन कभी भी एंटीजन से बाइंड नहीं करता है। जो है लाइट चैन हैवी चैन का कांस्टेंट रीजन जो है नहीं बाइंड करता है, बाकी जो हैवी चैन का वेरिएबल रीजन होता है वो बाइंड करता है एंटीजन से। तो द राइट आंसर इज़ ए, क्योंकि जो हैवी चैन का कांस्टेंट रीजन होता है वो कांस्टेंट एक्सॉन वेरिएबल, ये देखिए, ये सपोज़ ये कोई हैवी चैन है तो ये कांस्टेंट रीजन हो गया, ये वेरिएबल रीजन हो गया। इस तरीके से ये 4-5 जो है पार्ट में डिवाइडेड होता है, जिसको हम लोग बोलते हैं कांस्टेंट रीजन एक्सॉन, वेरिएबल एक्सॉन, डाइवर्सिटी एक्सॉन एंड जॉइनिंग एक्सॉन। जॉइनिंग मतलब ये दिस नीचे का जो किसी एप्सी रीजन जा करके बाइंड हो। तो द क्वेश्चन नंबर 19th इज द एप्सी कांस्टेंट रीजन ऑफ एंटीबॉडी। तो कांस्टेंट रीजन ऑफ एंटीबॉडी कंटेन जो है जनरली कन्फर बायोलॉजिकल एक्टिविटी ऑन द वेरियस मॉलिक्यूल। तो जो है इसका राइट आंसर ये है डी, द राइट आंसर इज डी। नेक्स्ट इज द फैब पोर्शन ऑफ IG। तो फैब पोर्शन मैंने आपको जैसा ही बताया कि फैब पोर्शन का मतलब होता है वो रीज़न जो आपका एंटीजन से बाइंड करे, ये ऊपर का एंटीजन बाइंडिंग रीजन। तो इसका राइट आंसर होगा सी, कंटेन द इडियोटाइप ऑफ द IG। तो वही इडियोटाइप का सेम मीनिंग, एलोटाइप्स मीन्स कि आपके वेरिएशन इन जीन। जब जीन में वेरिएशन होगा तो जाहिर सी बात है इसका जो अमीनो एसिड की जो लाइनिंग है, अमीनो एसिड में वेरिएशन होगा, और जब अमीनो एसिड में वेरिएशन होगा तो जो बहुत तरीके के जो है IgG हमारी बॉडी में इम्यूनोग्लोबिन अलग अलग पाए जाएंगे। तो द राइट आंसर इज सी, द राइट आंसर इज सी। तो 21 क्वेश्चन है ह्यूमन IgM। तो ह्यूमन IgM क्रॉस द प्लेसेंटा, नेवर, कभी क्रॉस नहीं कर सकते हैं। बी है कंटेन्स 3 सब यूनिट, नहीं, IgM के पास 5 जो है सब यूनिट होती है, इसीलिए हम लोग उसे पेंटामेरिक बोलते हैं। प्रोटेक्ट द जो है म्यूकोसल सरफेस, प्रोटेक्ट करते हैं हमारे म्यूकोसल सरफेस को। तो इसका राइट आंसर इज़ डी, इट इज़ लार्जली रिस्ट्रिक्टेड टू द सर्कुलेशन, क्योंकि म्यूकोसल सरफेस पे नहीं, हमारे सर्कुलेशन में पाया जाता है। जो एंटी इम्यूनोग्लोब्यूलिन है वो हमारे ब्लड सर्कुलेशन में पाया जाता है। द 22 क्वेश्चन इज IgA। तो IgA का इसका राइट आंसर है IgA मिल्क में, सलाइवा में प्रेजेंट होता है। इसीलिए हम लोग बोलते हैं कि जो 6 महीने का बच्चा होता है उसको अपने मदर के ऊपर, मिल्क के ऊपर डिपेंडेंट होना चाहिए, ताकि उसको अपने मदर से मिल्क में IgA मिलता रहे, और बच्चे में क्योंकि शुरुआती इम्यूनिटी नहीं होती है तो उसकी इम्यूनिटी बनी रहे। द क्वेश्चन 23 इज इम्यूनोग्लोब्यूलिन लाइट चेन। तो इम्यूनोग्लोब्यूलिन लाइट चेन, इसका राइट आंसर है आर प्रेजेंट इन द ये फैब
फ्रेगमेंट ऑफ IgG। तो मैंने आपको बताया, ये देखिए लाइट चेन जो है प्रेजेंट होती है फैब फ्रेगमेंट में। किसी भी एंटीबॉडी का, सपोज ये कोई एंटीबॉडी है तो दो फ्रेगमेंट होते हैं, एक FC रीजन और एक फैब रीजन। तो लाइट चेन हमेशा फैब रीजन में होती है, ऊपर वाला रीजन फैब रीजन होता है, नीचे वाला रीजन कांस्टेंट रीजन होता है। तो लाइट चेन फैब रीजन में प्रेजेंट होती है। तो द D इज़ द राइट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 24 इज एंटीबॉडी डिपेंडेंट सेल मेडिएटेड साइटोटॉक्सिसिटी। तो ये हम पीछे से ही बात करते चले आ रहे हैं कि एंटीबॉडी मेडिएटेड जो है साइटोटॉक्सिसिटी होगी जो है आपका। तो द राइट आंसर इज इन्वॉल्व्स FC रिसेप्टर ऑन द इफेक्टर सेल। तो सेम कोई भी आपका ये एंटीबॉडी है तो जब इसका FC रिसेप्टर जा कर के किसी एंटीजन से बाइंड होगा इफेक्टर सेल में, तभी जा कर के जो है एंटीबॉडी डिपेंडेंट सेल मेडिएटेड साइटोटॉक्सिसिटी होगी। तो इसमें आप प्रीवियस वीडियो देख लीजिएगा कि B सेल कैसे वर्क करती है, तो उसमें आपको ये क्वेश्चन का आंसर और अच्छे से समझ में आएगा। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज 25 बोथ इंटरल्यूकिन 1 and 2 एक्ट ऑन द T सेल। बिल्कुल है, T सेल को ये एक्टिवेट करते हैं, फिर फर्दर T सेल हमारे B सेल को एक्टिवेट करता है। तो द राइट आंसर इज C। The next question is 26. The fixation of complement by antigen antibody reaction can lead to। तो फिक्स जो जाहिर सी बात है, जो कॉम्प्लीमेंट फिक्सेशन होता है एंटीजन एंटीबॉडी के इंटरेक्शन से, तो उससे ये फैगोसाइटोसिस को इन्हेंस करते हैं। फाइनली वो सेल की फैगोसाइटोसिस कर देते हैं और फैगोसाइटोसिस करने के बाद जो है सेल डिस्ट्रॉय हो जाती है। तो ये आज की 26 क्वेश्चन थे आज की मेरी इस सीरीज़ में। तो नेक्स्ट सीरीज़ जो है जल्दी ही अपलोड कर दी जाएगी। आई थिंक यू आर enjoying these questions. Thank you very much.